हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इतिहास मॉडल पेपर 5 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने इतिहास के 4 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी और भूगोल के अन्य विषयों के जितने भी मॉडल पेपर है हमने हल करवा दिए हैं। उनके वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर बनाई गई विषयवार प्ले लिस्ट में जार आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इसके अलावा उन सब की पीडीएफ है, आपको हमने हमारे ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप है आरबीएससी क्लास 6 से 12th, उस ग्रुप का अंदर डाल दी गई है। उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। इसके अलावा उस ग्रुप के अंदर विषयवार जितने भी उत्कृष्ट क्लासेज के मॉडल पेपर है वो भी डाल दिए हैं। आप सभी देख कर जरूर जाना, एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा मेरा आपसे सवाल है, मैं विषयवार शेखावाटी मिशन के पार्ट वाइज वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर ऐसा करना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर कर दीजिए, इस प्रकार से लिखें ताकि हमारा रेस्पॉन्स जितना मिलेगा उतना हम अच्छा काम करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि सारा कंटेंट हम आप तक फ्री के अंदर पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल भी एक भी रुपये नहीं लेते हैं। बाकी आप इंडेक्स वर्क की हर एक चीज़ के अगर पैसे देते हो तो लगभग 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं और 5000 रुपये 5-10 हज़ार विद्यार्थी हमसे फ्री पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहे हैं हम। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है साथियों। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो आप सबको पता ही है। और आपकी इतिहास की परीक्षाएं हैं 27 मार्च को होने वाली है, ठीक है। इस परीक्षा के अंदर आपको है अच्छी तरीके से है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी तरीके से कॉपी के अंदर लिखना है तो अभी से जितना ज़्यादा याद करोगे उतना अच्छा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अभी तक जो विद्यार्थी सोया है वो सोया नहीं रहना चाहिए, उठ जाओ जल्दी से और मेहनत करो, निश्चित रूप से आप बहुत आगे पहुंचने वाले हो। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि आपके मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो मनके बनाने के लिए जो है चौहुंदड़ो है प्रसिद्ध थी। दूसरा है, किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया था? तो था साथियों आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है तीसरा, किस मुगल सम्राट ने खंबात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होने वाला है अकबर। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगे चौथा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध महाजनपद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य की राजधानी है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, पांचवा सवाल है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर होने वाला है जो कृष्णदेव राय को है ये श्रेय दिया जाना चाहिए। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर है उनको गोपुरम यानी मंदिर का दरवाज़ा होता है उनको कहते हैं गोपुरम, जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। आगे छठा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार पहले भी आ चुका है। हरिहर तथा बुक्का दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबरनामा के रचयिता कौन है? बाबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बाबर स्वयं है, ठीक है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? ये आपका 8वां सवाल है। तो अकबर ने है और 1564 के अंदर जजिया कर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है 9वां, 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग है, भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 10वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में हिंदू मुस्लिम एवं सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो उसका सही आंसर है आपके दे ऑप्शन सही है, जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो इसका सही आंसर है, ठीक है।
11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के 20 सदस्य थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका 82% है सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे 13 नंबर पूछा जा रहा है। 12 नंबर पूछा है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राजनेता ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको साथियों क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर है, पहला है प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में प्राकृतिक, ठीक है ना, थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, दूसरा है युवा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चौथा, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरा चौरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर है आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। और पांचवा है हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है, 1915 के अंदर। कब होती है, 1915 के अंदर होती है। नेक्स्ट आगे तीसरा सवाल पूछा है, आपसे छोटे सवालों के उत्तर देना है। पहला है हड़प्पावासी तांबा तथा जो सोना है वो कहाँ से मांगते थे। तो इसका सही आंसर है हड़प्पावासी तांबा खेतरी से और ओमान से तथा सोना है दक्षिण भारत से मंगवाते थे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। साथियों, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी डाउन था पिछले दिनों से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज भी डाउन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है अगले वीडियो का, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ, पूरा मॉडल पेपर हल करते हैं। दूसरा है सातवाहन राजाओं ने विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्भूत है या अद्भुत थे। तो इसका है गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से। ठीक है, तीसरा है हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब। तो साथियों, हस्तिनापुर गांव के अंदर बीबी लाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया और कब किया गया, 1951-52 में किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो इब्न बतूता है वो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। पांचवा है चिश्ती सिलसिले के 2 मुख्य उपदेशकों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट लिखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके विजयनगर में स्थित महानवमी की दिव्या के अवसर पर कौन से धर्मानुष्ठान किए जाते थे। तो इसका सही आंसर है कि मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य की अश्व की पूजा और भैंसों की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट है ईरान से मुगल दरबार में आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है मीर सैयद अली और अब्दुस समद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप है स्टार लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे आपसे पूछा है राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है। तो राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है उन 2 नेताओं के नाम लिखिए जो अंत तक भारत के विभाजन का विरोध करते रहे। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 10वां है NG रंगा के नेतृत्व में कौन असली अल्पसंख्यक थे। तो इसका सही आंसर है आदिवासी। ठीक है, आगे सवाल है मद्रास की दक्षिणायनी वेलायुधन देश के कमज़ोर वर्ग के लिए क्या चाहती थी। तो इसका सही आंसर है आपके मद्रास की जो दक्षिणायनी वेलायुधन देश के कमज़ोर वर्गों हेतु नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहती थी। ठीक है, आगे सवाल है 12वां, क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो इसका आंसर है नहीं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ये थे। अब आपसे 4 से लेकर के 16 सवाल तक छोटे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर चौथा सवाल आपसे पूछा है ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को दैवीय क्यों बताया गया था। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों की मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था में उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, अतः समाज में अपनी सर्वोच्च स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया और इसे प्रमाणित करने के लिए वह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते हैं। ठीक है साथियों,
पांचवा है आपके सवाल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शिक्षक वैदिक धर्म के किन सिद्धांतों पर प्रश्न उठाते थे? तो इसका सही आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक शिक्षक वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे और इन शिक्षकों में महावीर, स्वामी तथा बुद्ध भी शामिल थे। उन्होंने ये विचार भी प्रकट किया कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह बात ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकता है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, पहला है विश्व अनित्य है और निरंतर बदल रहा है। दूसरी शिक्षा है इस क्षण भंगुर संसार में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। तीसरा है मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, तो 3 है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। 7वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, स्तूप निर्माण की परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका सही आंसर है संभवतः स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, परंतु वह बौद्ध धर्म से जोड़ गई है। चूंकि स्तूपों में रखे अवशेषों को पवित्र समझा जाता है था, अतः समूचा स्तूप की बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो ये इसका सही आंसर है, काफ़ी अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है साथियों, 8वां सवाल पूछा है, विदेशी यात्रियों की कौन सी बात उनके यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछने लायक है। तो इसका सही आंसर है पूर्ण रूप से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये विदेशी यात्री दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे और उनका दृष्टिकोण देशज लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्थाओं तथा व्यवहारों के प्रति भिन्न होता था। दृष्टिकोण से यही भिन्नता ही उनके यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। तो ये इसका सही आंसर है। आगे 9वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? तो आपको लिखना है, इब्न बतूता के अनुसार नारियल के वृक्ष बिल्कुल खजूर के वृक्ष के समान ही दिखते हैं। ठीक है, या जैसे ही दिखते हैं, लेकिन नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी 2 आंखें तथा एक मुख है और इससे जुड़े रेशों बालों जैसा दिखाई देता है जैसे रस्सी बनाते हैं। ठीक है, आगे 10वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता, पहली विशेषता है मंदिरों का विकास महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा है मंदिरों में विशाल गोपुरम का निर्माण। तीसरा है मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे। और चौथा विशेषता है आपकी मंदिर परिसरों में रथ गलियों जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है 11वां साथियों, 1965 में औरंगजेब ने जम्मा निर्धारित करने के लिए अपने राजस्व अधिकारियों को क्या आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है 1665 के अंदर। ठीक है, 1665 में औरंगजेब ने जमा निर्धारित करने के लिए अपने राजस्व अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वे परगनाओं के अमीन से प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान असामीवार के बारे में खेती की वर्तमान स्थितियों को पता करें। वह सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। ठीक है साथियों, आगे आपसे 12वां सवाल, आईने ए अकबरी पर टिप्पणी लिखना है। तो आपको लिखना है, आईने ए अकबरी में अनेक मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे दरबार, प्रशासन और सेना का गठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रिवाज। आईनी में सूबों के बारे में जटिल और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 13 नंबर सवाल पूछा है, तैनात ए सकाई से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है आपके मुगल दरबार में नियुक्त तैनात ए रकाब
अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। ये प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्म निवेदन करने हेतु उपस्थित होते थे और ये दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा का दायित्व भी वहन करते थे। तो ये होता था साथियों तैनात रकाब। ठीक है। 14 नंबर सवाल पूछा है 1832 के दशक में किसानों को ऋण क्यों लेने पड़े। तो आपको लिखना है 1832 के दशक के पश्चात कृषि उत्पादों में तेजी से गिरावट आई, जिससे किसानों की आय में भी कमी आई गई और इसके अतिरिक्त 1832-34 के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र अकाल की चपेट में आ गए और जिससे जो आपके जन धन व खाद्यान्न की भारी हानि हुई। राजस्व की बकाई राशि बढ़ती गई, परिणाम स्वरूप किसानों को ऋण लेना पड़ा। ठीक है। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गांवों से राजस्व वसूलने में जमींदार को क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो आपको लिखना है किसानों की आमदनी कम होने के कारण लगान वसूलने में कठिनाई आती थी। ठीक है। दूसरा है फसल खराब होने पर राजस्व वसूली में परेशानी आती थी। तीसरा है फसल की कीमतें नीची थी और चौथा है किसान जानबूझकर भी लगान जमा कराने में देरी करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। काफ़ी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीतिक धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिकता किसी चिन्ह या गैर के विरुद्ध घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर तथा हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर बताकर उनका विरोध करती है। तो ये थी सांप्रदायिकता। ठीक है साथियों। अब 17 से जितने भी सवाल है 17 ये 100 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। 17, 18, 19, 20। ठीक है। सवाल पूछा अभिलेख किसे कहते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो इसका सही आंसर है अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व क्या है। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। दूसरा है इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। तीसरा है अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि की भी खुदी होती है। ठीक है। तो ये होता है अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व। 18 नंबर सवाल पूछा है आपसे सूफी, प्रमुख सूफी सिलसिलों के बारे में लिखिए। तो इसका सही आंसर है प्रमुख सूफी सिलसिले। अधिकतर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े, इन्हें सिलसिला कहा गया है। उदाहरण स्वरूप कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों के नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लगवाया गया। दिल्ली सल्तनत के युग में जो सूरावर्दी सिलसिले का तथा मुगल काल में नक्शेबंदी सिलसिले का गठन किया गया है। ठीक है साथियों। 19वां सवाल आपसे पूछा है साइक संधि किसने लागू की और इसकी प्रमुख शर्तें क्या है। तो इसका सही है साइक संधि। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी शासकों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने हेतु साइक संधि लागू की थी और इसकी प्रमुख शर्तें थी। पहली शर्त कि देशी शासकों को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी। ठीक है। और दूसरी शर्त थी कि बिना अंग्रेजों की अनुमति के वह देशी शासक किसी अन्य राज्य से न तो संधि करेगा और न ही युद्ध करेगा। तो ये थी साइक संधि की शर्तें और साइक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। 20वां सवाल आपसे पूछा है औपनिवेशिक बादाम में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक मिले हुए थे। तो इसका आंसर ये है साथियों कि औपनिवेशिक यानी इसका सही आपको लिखना है कि आसपास के गांवों से लोग आकर मद्रास में रहने लगे। ग्रामीण तथा शहरी लोग मुख्यतः मद्रास के ब्लैक टाउन में रहते थे। ब्लैक टाउन में परंपरागत भारतीय ढंग से मंदिरों, रिहायशी मकान, आड़ी टेढ़ी संकरी गलियां और अलग अलग जातियों के मॉल थे। दूसरा है
मद्रास के विविध प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग भी रहते थे। स्थानीय ग्रामीण जाति के वेलालार लोग ब्रिटिश कंपनी के अधीन नौकरियां करते थे। पेरियार और वनियार गरीब कामगार वर्ग के तमिल लोग आते थे। तीसरा है यूरोपवासी भी किले से बाहर जाने लगे। उन्होंने गार्डन हाउसेज बनाए। परिणाम स्वरूप मद्रास के आसपास स्थित गांवों में अनेक नए उपनगर बस गए और इस प्रकार मद्रास के गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए तथा मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। ठीक है, आगे 21 नंबर है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और अतः में सवाल पूछा है आपके हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से ध्यानपूर्वक नियोजित जल व्यवस्था प्रणाली पर विवेचना कीजिए। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सारी इसकी PDF है, हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, पूरी PDF हमारे पास है, ये सारी आपके ग्रुप के अंदर आ जाएगी। ठीक है साथियों, 22वां असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए। और 8वां के अंदर सवाल पूछा है आपके विचार में नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। तो इसका सही आंसर है और सारा का सारा हमने डाल दिया है, PDF के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अगला मानचित्र से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आपको। तो ये आपके सामने मानचित्र है और मानचित्र के अंदर पूछे जाने वाले जितने भी शहर है वो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने है। दिल्ली पर है, आपके मेरठ कहाँ है, यूपी के अंदर है। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता किस राज्य के अंदर स्थित है साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बम्बई की महाराष्ट्र के अंदर और मद्रास किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है आपके, इसको देख करके आप भर लेना जो भी है यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए आप। कालीबंगा राजस्थान कर देना, पाटलिपुत्र बिहार कर देना, मथुरा यूपी कर देना, अजमेर आपके कहाँ कर देना, राजस्थान कर देना, और हम्पी है और कर्नाटक कर देना। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपको फोकट के मिल जाएंगे, आराम से इसको कर लेना है। तो साथियों ये था आपका 5वां मॉडल पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। आपके लिए ये ग्रुप बने हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। उत्कर्ष के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है डाल दिए, इसके अलावा शेखावाटी मिशन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक चीज़ें उस ग्रुप के अंदर आती है, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और 5 ही मॉडल पेपर हम हल करवाएंगे इसके बारे में, और जो भी अन्य हैं वो उस ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।